डॉक्टर कमर आपकी तरफ आता हूं। जो बात की जा रही थी, क्या ये जो पेशरफ्त है ये ज़मानत होगी इस खित्ते में, मिडल ईस्ट में, बिलखुसूस फ़लस्तीन में अमन के हवाले से? क्योंकि इसराइल को जब हम देखते हैं और फिर ग्रेटर इसराइल का जो उसका कॉन्सेप्ट है, जो उसकी कमिटमेंट है, तो वो बड़ा एक खौफ आता है उससे। क्या कहिएगा सर? देखिए, मैं समझता हूं कि समहाउ किसी जगह ग्रेटर इसराइल जो है वो एज अ इसराइल जो कि अमेरिकी इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करे मिडल ईस्ट के अंदर, अमेरिका को भी अच्छा नहीं लगता। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये देखें कि इस पूरे खित्ते के अंदर जो पूरा एक मुज़ाहमती नेटवर्क था वो सारे का सारा कंप्रोमाइज हो गया, कमज़ोर हो गया। जिसमें आप हमास देखें, हिजबुल्ला देखें, ईरान का सारा ऑपरेटस ईरान के ऊपर इटसेल्फ अटैक हो गया, सीरिया इनके हाथ से चला गया। तो अब कोई ऐसा थ्रेट नहीं है इसराइल के सामने जो कि इमीडिएटली उसको जो एक चैलेंज होता है वो लार्जली तो यही नजर आता है। दूसरे अगर आप देखें नहीं तो सर, अब कोई रेजिस्टेंस उस तरह की नहीं है, तभी ग्रेटर इसराइल की जो बात है वो ज्यादा फिर थोड़ी सी वेटेज में अगर आती है। नहीं, देखिए वो उसका मैं ये समझता हूं कि ये ग्रेटर इसराइल की तरफ वो नहीं जाएंगे। उसकी वजह ये है कि वो अमेरिकन को भी सूट नहीं करता, क्योंकि अमेरिका के अपने जो अरब वर्ल्ड के साथ जो ताल्लुकात हैं वो उससे कॉम्प्रोमाइज होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका देखें कि तमाम जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो क्यों पीछे हटी है, क्यों टू स्टेट सोल्यूशन या पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकग्नाइज करती है? बिकॉज वो समझते हैं कि हम नहीं अंडरस्टैंड कर रहे कि इसराइल किस डायरेक्शन में जा रहा है और ये हमें इसकी अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात यह भी है कि जो फ्रेमवर्क पॉलिटिकल टेक्नोक्रेटिक ए पॉलिटिकल फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है और जिसमें कॉरपोरेट कमर्शियल इंटरेस्ट जो हैं वो डोमिनेट होते नजर आ रहे हैं, और ये जो फ्रेमवर्क है मुझे ऐसे लगता है, और अगर उसमें फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस भी जाती हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये शायद ऐसा लुक्रेटिव मॉडल होगा जो गजा के लोगों के लिए भी एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसका सहारा बनेगा। तो ये शायद एक वो लार्जर थ्रेट वो ना रहे। सो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल गजा की जो जगह नेचर चेंज करना चाहते हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कल को फिर हमास उठे, वक्त गुजरे, क्योंकि देखें ये कोई आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये कोई ऐसे तो नहीं है कि उन्होंने कहा कि ठीक है अगर हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आ गया तो हम अपने कॉज से पीछे हट जाते हैं। अभी तो वो मजबूर हो गए हैं, वो अकेले हैं, तनहा हैं, वो लड़ नहीं सकते, तो वो इस सारी डील के लिए एग्री हो रहे हैं। लेकिन लगता ये है कि अगर एक अच्छी इकोनॉमिक इंसेंटिव गजा के लोगों को मिले तो शायद वो भी बहुत कुछ सोचने पे मजबूर हो जाएं कि हमें इंगेजमेंट कर लेनी चाहिए, हमें बैठ के मसला हल कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये आर्म्ड रेजिस्टेंस करें। तो मेरा ख्याल है कि ये डिपेंड करता है कि ये ए पॉलिटिकल मॉडल, टेक्नोक्रेट मॉडल क्या डिलीवर करता है। ठीक है, ये ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर शाजिया, आप क्या कहिएगा? ए पॉलिटिकल मॉडल क्या ये डिलीवर करेगा? और जाहिर है कि अगर इस तरह की चीज़ें तो बड़ी ये विन विन सिचुएशन होती है। और तीसरा पॉइंट ये कि आगे जाहिर है कि अभी तो डिसआर्म करने की बात हो रही है, लेकिन कोई इस वक्त ऑप्शंस भी नहीं है एज सच हमास के पास उतने। लेकिन आगे क्या आप देख रही हैं चीज़ें इसी तरीके से इसी डायरेक्शन में चलेंगी? देखिए, ए पॉलिटिकल मॉडल सिर्फ उसी सूरत में काम करेगा जो फ़लस्तीन के अंदर जो अपनी तकरीबन 15 जो हैं डिफरेंट किस्म के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या पॉलिटिकल बॉडीज हैं या रिप्रेजेंटेशंस हैं, वो सब एक पेज पे होंगी और एक तरह से सोचना शुरू करेंगे। हमास और पीएलए और महमूद अब्बास के दरमियान जितनी जो एक ऐसा है रिश्तों के का एक प्रॉब्लम है उनके दरमियान, दोनों पार्टीज एक दूसरे को अपना जो है वो हरीफ समझती है, कभी जो है वो एक पेज पे नहीं आती। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर जो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जहाद जो है एक और मूवमेंट है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है, वो भी एक बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम है। लेकिन उन सब प्रॉब्लम से तो तब निपटा जाएगा जब उनकी डे टू डे प्रॉब्लम जो ऑक्यूपेशन का एक मसला है वो हल होगा, क्योंकि ये सब जो है स्प्राउट की हैं, ये सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या पॉलिटिकल या रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, ये इसी आइडियोलॉजी को लेके चलती हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। अब आज़ादी देने के लिए कौन आज़ादी दिलवाएगा और कैसे दिलवाएगा, वो हमने तारीख में देखा है कि आज़ादी हमेशा फोर्स से ली जाती है, वो किसी को कभी इस तरीके से नहीं मिली। और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ और आज़ादी दोनों चीज़ें इकट्ठी साथ नहीं चलती हैं। पहले आप लड़ के, मर के, कट के आज़ादी
शांति लेते हैं और फिर कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ वाले रास्ते पे चलते हैं। और उसमें फिर एक तीसरा पॉइंट जिसका मुझे बहुत खदशा है कि नेतन्याहू अब बिल्कुल बॉक्स हो गया है, क्योंकि 2 दिन तक नेतन्याहू ये कह रहा था कि मैंने ये प्लान जो है ट्रंप का के साथ बनवा के ये हमास को मैंने बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है, एलियनेट हो गए। अब अगर ये मेरा प्लान अगले 72 घंटों में नहीं मानेंगे तो हम इनको बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। तो अब उन्होंने तो मान लिया है, जैसे भी माना है और जो भी माना है आगे से उनके माने हुए को ट्रंप ने इन्फोर्स कर दिया है। तो अब उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस ट्रंप की पोस्ट के बाद उनकी हंगामी मीटिंग्स जो है वो हो रही हैं और लेट नाइट भी होती रही है। उनको ये है कि अब नेतन्याहू को इसमें कोई पॉलिटिकल फेस कीपिंग मिलेगी, क्या वो इसको पॉलिटिकली एक विन की तौर पे पेश कर सकेगा, तो ये बात आगे बढ़ेगी। अगर ये पॉलिटिकली जैसे कि हम सब देख रहे हैं उसका शदीद लॉस है, अगर वो आज सिर्फ अपने हॉस्टेज रिलीज कराता है और प्रिजनर छोड़ता है और हमास भी वही है और आईडीएफ भी वही है और ऑक्यूपेशन का प्रॉब्लम भी वही है, तो फिर उसने क्या खोया और क्या पाया। फलस्तीनियों ने तो फिर लाशों का ढेर लगा के पूरी दुनिया को कम से कम बता तो दिया कि यहाँ की एक प्रॉब्लम है और यहाँ पे एक अपार्टहाइड स्टेट है। तो उन्होंने कुछ तो बीच में से लिया, लेकिन नेतन्याहू के से अगर कोई पूछे कि तुमने इस 2-2.5 साल के जेनोसाइड के बाद क्या तुम्हें क्या मिला, तो उसके पास अगर देने के लिए और दिखाने के लिए पॉलिटिकली कुछ नहीं होगा, तो उसके पास फिर बैकफायर के और कोई दैट्स अ क्वेश्चन डॉक्टर कमर के नेतन्याहू के पास अब क्या होगा, क्योंकि जाहिर है कि वो जो डोमेस्टिक ऑडियंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका अपना पॉलिटिकल कैरियर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा उसके पास, क्या क्या रिएक्ट करेगा वो? देखिए, नेतन्याहू को ना तो किसी की परवाह है, ना वो अपने कोई ज़ाती तौर पे अपने इम्प्रेशन या पीआर की कोई उसको फिक्र है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। जो जेनोसाइड उसने कर दिया है, जो बर्बरिज्म उसने की है, आपको लगता है कि उसको कोई इस चीज़ की फिक्र है कि मैं जो है वो मुझे मेरी को परवाह करेगा? उसकी एक्सपेंशनिस्ट मिलिट्री पॉलिसीज़ हैं, एक रिविजनिस्ट इजराइल वो लेके आया है, एक ऐसा इजराइल लेके आया है जिसको उसके दोस्त छोड़ गए हैं। तो आप क्या समझते हैं उसको कोई फिक्र है इस चीज़ की? मेरा ख्याल है कि वो अपनी अल्टीमेट, और मसला ये है कि ये सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा जो वहाँ पे राइट विंग पार्टीज हैं वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत उनको इजराइल को या उसको नेतन्याहू को एटलीस्ट या उसका जो फ्रेमवर्क है या उसकी मिलिट्री को कोई परवाह नहीं है कि वो क्या, वो समझते हैं कि हम अपना एजेंडा अचीव कर रहे हैं। वो तो समझते हैं हर इस पैलेस्टीनियन को कत्ल करके हम बेसिकली हमें तो स्वाब मिल रहा है। वो कह समझ रहे हैं कि इन्होंने बड़े होकर हमें मारना है तो इनको अभी मार दो। तो वो इसलिए वो इस फ्रेमवर्क में वो ऑपरेट करते हैं। तो ये जब इस लेवल पे चीज़ें हों, मैं समझता हूँ, देखें आपके पास जो रास्ता है ना, वो रास्ता है एंगेजमेंट का। टेबल पे बैठें, अपने आप को पहले इकोनॉमिकली ठीक करें, अपने आप को अपने मुस्तकबिल को ठीक करें और फिर स्ट्रगल भी करें। आपने एक 70-80 हज़ार लोगों की शहादतें हुई हैं, अभी इससे ज़्यादा जारी बात है। तो मेरा ख्याल है कि ये कहना कि नेतन्याहू को कोई प्रेशर होगा या कुछ फील करेगा, उसको कोई प्रेशर नहीं।